ओके, तो लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जो बेसिक्स है उसके बारे में काफी अच्छे से बात कर ली थी। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी किस टाइप के केस के बारे में? तो हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से एक मास m कनेक्टेड है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, तो और इसके पास कुछ वेलोसिटी v नॉट है, तो इस वेलोसिटी v नॉट की क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का मोशन कैसा होगा। ठीक है, ये एक थ्रेड है, इससे मास m अटैच्ड है और ये पॉइंट फिक्स है। तो हमने बोला था कि अगर v नॉट की वैल्यू 0 से √2gl तक होती है तो क्या करता है पार्टिकल हमारा? तो पार्टिकल हमारा ऑक्सीलेशन करता है, राइट? और अगर v नॉट की वैल्यू √2gl से बड़ी हो और √5gl से कम हो तो क्या होता है? तो हमारी जो थ्रेड है वो क्या हो जाती है? तो हमारी थ्रेड स्लैक हो जाती है, मतलब बीच में किसी एंगल थीटा पे जाके हमारी टेंशन 0 हो जाया करती थी, जिसको हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी, राइट? या इसमें एक और केस बना था कि अगर मेरा जो v नॉट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl होता है तो इट विल कंप्लीट द सर्कल। इसका मतलब पार्टिकल का जो मोशन है वो एक्चुअली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl हुई तो। और ये भी हमने बात की थी इस केस में कि जो v मिनिमम है टू कंप्लीट अ सर्कल वो हमने कैसे निकाला? तो हमने बोला था कि पार्टिकल हमारा इस किसी सर्कल में मूव कर रहा है और इस पॉइंट पे जाके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, हमने कुछ नाम दिया था, इसका नाम a दिया था, इसका नाम b और इसका नाम c, और वेलोसिटी एट c जो थी वो 0 नहीं थी, वो एक्चुअली √gr आती थी, जिसको मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जरा सोच के देखो, अगर इस पॉइंट पे तुम एफबीडी बनाओगे, ठीक है, तो होगा क्या? इस पॉइंट पे अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो एक तरीका तो यह है इनर्शियल फ्रेम में देख लो, एक तरीका है नॉन इनर्शियल फ्रेम में सोच के देखो। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा कि मैं इसके ऊपर ही बैठ जाता हूं और यहीं पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि एक तो लग रहा होगा इस तरफ mg और एक बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? और एक नीचे तरफ लगेगा टेंशन। तो अगर मुझे v मिनिमम चाहिए, तो होना क्या चाहिए कि यहां पे ये टेंशन 0 हो जाती है, क्योंकि हम लोग करते क्या है, v मिनिमम के लिए, या अगर यहां पे v नॉट मिनिमम चाहिए होता है तो ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो भी मिनिमम चाहिए होती है। और होगा क्या कि हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पार्टिकल रेस्ट पे, तो f सेंट्रीपिटल और mg आपस में बैलेंस होने चाहिए, मतलब mg को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना ही चाहिए। अगर वो फोर्स नहीं होगा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो पार्टिकल जो थ्रेड है वो स्लैक कर जाती है। तो हमने बोला था कि नहीं, हमको mg को बैलेंस करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल की हेल्प से, इसीलिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं आती, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है। ये सब कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब सवाल ये आता है कि सोचो अगर इस थ्रेड की जगह मैं एक रॉड लगा दूं, तो एक रॉड है तो रॉड में स्लैक करने की दिक्कत नहीं होगी, थ्रेड क्या स्लैक हो जाती है, रॉड में स्लैक करने का इश्यू नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर यहां पे इस थ्रेड की जगह एक रॉड होती तो क्या होता? तो देखो, स्टडी करने का तरीका तो वही सेम रहेगा, किसी भी एंगल थीटा पे आपको स्टडी करना है तो किसी भी एंगल थीटा पे आप पार्टिकल का एफबीडी बनाओ और एफबीडी बना के रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस की स्टडी कर लो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे हमको ये पता है कि थ्रेड के केस में मिनिमम वेलोसिटी √5gl चाहिए होती है फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, सिमिलरली अगर यहां रॉड होती तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती? या हो सकता है ये रॉड नहीं होती, एक ट्यूब होता, तो वहां क्या कहानी होती? तो हम उन सब के बारे में बात करते हैं। तो मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं क्या मिनिमम v नॉट, राइट? तो मिनिमम v नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सर्कल, और ये हम किस केस से बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास रॉड होती या हमारे पास ट्यूब होता तो उस केस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक
रॉड है, वही लेंथ L, और यहां पे वो मास M अटैच्ड है, और ये पॉइंट जो है फिक्स है। तो होगा क्या, हमने इस रॉड को कुछ वेलोसिटी v0 दी और उसकी हेल्प से जो रॉड है वो हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोला गया है कि मिनिमम मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। तो इसको पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट किया, पॉइंट बी जाना है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है पॉइंट सी भी जाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए पॉइंट सी पे क्या हो रहा है वो स्टडी करना है, क्योंकि अगर पार्टिकल पॉइंट सी तक पहुंच गया तो उसके बाद तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ही लेगा वो। तो पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, पॉइंट सी पे ये हो रहा है कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और ये वो हमारा ऑब्जेक्ट है मास m का, ये रॉड है लेंथ L की, ये वो फिक्स पॉइंट है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे, इसका एफबीडी बनाओगे, तो एफबीडी में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा mg, ठीक है, और रॉड है तो रॉड की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, टेंशन नहीं है इस बार, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा रॉड, ठीक है, और इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। क्या वेलोसिटी है पता नहीं, हो सकता है वेलोसिटी 0 है, हो सकता है नहीं हो, ये हमको पता करना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट तो ये है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो हमने बोला कि वेलोसिटी एट पॉइंट सी जो होगी वो हो जाएगी v0 स्क्वायर माइनस 2gh, यही होगी। कितना है वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ये जो है वो है v0 स्क्वायर माइनस 4gl, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज किया। और सेकंड, इस पॉइंट पे मैं अगर इनर्शियल फ्रेम में देखना चाहूं तो इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mg माइनस n, इसकी वैल्यू m v स्क्वायर बाय r, ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये आप चीज समझो कि आपको क्या चाहिए, मिनिमम v0 चाहिए, ठीक है। तो फॉर मिनिमम v0 वेलोसिटी एट पॉइंट सी, अगर v0 मिनिमम होगा तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी भी कैसी होगी, ये भी मिनिमम होना चाहिए। और अगर वेलोसिटी एट पॉइंट सी मिनिमम होना चाहिए तो क्या हम वेलोसिटी एट पॉइंट सी को 0 कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एट पॉइंट सी मिनिमम तो 0 हो सकती है। अब सवाल यह है कि 0 करना अलाउड है कि नहीं। तो जरा सोच के देखो कि अगर वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 हो जाए तो नॉर्मल की वैल्यू mg आ जाएगी, mg को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, हमें इसकी जरूरत, इस टर्म की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिकली ये अलाउड है। या ऐसे फील लेके सोच के देख लो कि अगर मैं इस पॉइंट पे बैठ के देखूं, इस पॉइंट पे बैठ के देखूं तो होगा क्या, ये पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए, ये पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए, तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो इस mg को बैलेंस करने वाला कोई होना चाहिए। जैसे अगर यहां पे थ्रेड होती तो थ्रेड के केस में क्या था, थ्रेड के केस में नीचे लग रहा था mg और लग रहा था टेंशन, mg प्लस टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा था, राइट। लेकिन यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं है। जरा सोच के देखो, mg को क्या नॉर्मल बैलेंस कर सकता है, कर सकता है। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है वो अगर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे सोच पा रहे हो। थ्रेड वाले केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉन जीरो चाहिए था क्योंकि mg को सेंट्रीफ्यूगल नहीं बैलेंस किया है, लेकिन रॉड वाले केस में mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल है, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत नहीं है। सोच पा रहे हो लॉजिकली, बाकी मैथमेटिकली भी आ रहा है। तो जो कंक्लूजन सामने आया वो ये आया कि इस पॉइंट पे रॉड के केस में वेलोसिटी 0 हो सकती है, राइट। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 हो सकती है, और वेलोसिटी एट पॉइंट सी अगर 0 है तो मिनिमम v0 ये कितना आ गया, तो उसमें वेलोसिटी एट पॉइंट सी को 0 कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर वेलोसिटी एट पॉइंट सी 0 कर दिया तो ये मिनिमम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मिनिमम आ गया √4gl। ये चीज याद रखना, ठीक है, कि अगर थ्रेड होती तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए थी √5gl, लेकिन यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 4gl से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल है, आपको पॉइंट सी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर यहां पे
अच्छा, तो इस केस में मोशन कैसा हो रहा है जरा पहले वो समझ लेता हूं, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। तो यहां पे जो आपका मोशन है वो मोशन कैसा हो रहा है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे बस 2 ही केस बनते हैं, यहां पे 3-4 केस नहीं बनेंगे। यहां पे कौन कौन से 2 केस हैं? तो पहला तो ये है कि अगर v नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू √4gl आया तो इसका मतलब क्या है, इट विल कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, मतलब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और अगर ऐसा हुआ कि v नॉट जो है वो 0 से √4gl से कम हुआ तो क्या करेगा पार्टिकल? तो यहां पे पार्टिकल ऐसा नहीं है कि कभी भी थ्रेड सिलेक्ट हो जाएगी, थ्रेड तो है नहीं, यहां पे रॉड है। तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल अपना ऑक्सीजन कर रहा होगा। जैसे सोचो अगर √2gl से कम हुई तो पार्टिकल यहां ऑक्सीलेट करता, लेकिन अगर √2gl से ज्यादा हुई तो पार्टिकल ऐसे कुछ ऑक्सीलेट करेगा। ये सोच पा रहे हो? ठीक है, तो होगा क्या, पार्टिकल यहां पे ऑक्सीलेशन कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर रॉड की जगह पे यहां पे ट्यूब होता तो ट्यूब के केस में क्या बात करते उसके बारे में भी समझ लो। जैसे मान लो यहां पे एक ट्यूब होता, ट्यूब का केस क्या है कि ये हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन में ये एक ट्यूब है, एक पाइप है, ठीक है। तो अब यहां पे इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी जो रेडियस है वो है हमारी कितनी? r, ठीक है। और हमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉल रखी हुई है। तो होगा क्या, ये जो बॉल है उसको हम कुछ वेलोसिटी v नॉट देंगे। तो इसको हम कुछ वेलोसिटी v नॉट देंगे तो ये बॉल इस ट्यूब के अंदर मोशन करेगा। तो यहां भी पूछा गया है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं कि ये पार्टिकल अपना पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। तो जरा सोच के देखो, क्या यहां भी सेम केस नहीं हो जाएगा कि अगर यहां भी आप टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये इधर रखा होगा बॉल, और इसके एफबीडी में यहां आएगा mg और ऊपर आएगा नॉर्मल। इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो सकती है। सेम केस बनेगा कि नहीं बनेगा? रॉड वाला यहां भी mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल है, नॉर्मल किसने प्रोवाइड किया? इस ट्यूब की सरफेस ने, ठीक है। और याद रखना जब पार्टिकल नीचे जा रहा है तो आउटर ट्यूब के कांटेक्ट में, और जब पार्टिकल ऊपर पहुंच गया तो वो इनर ट्यूब के कांटेक्ट में, ठीक है। तो यहां आउटर ट्यूब के कांटेक्ट में था, फिर इनर ट्यूब के कांटेक्ट में जाता है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बोलना चाह रहा हूं कि mg को यहां पे नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया तो वेलोसिटी एट पॉइंट C0 हो सकती है। अगर वेलोसिटी एट पॉइंट C0 है तो क्या मिनिमम v नॉट वो हमारा √4gl नहीं आएगा? बिल्कुल सही। तो इस केस में भी जो आपका मिनिमम v नॉट आता है वो कितना आता है? √4gl। अगर आपने √4gl या √4gl से ज्यादा वेलोसिटी दी तो ये बॉल पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगी, लेकिन अगर आपने उससे कम वेलोसिटी दी तो बॉल यहां पे क्या करेगी? ऑक्सीलेट कर रही होगी इस ट्यूब के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 छोटी सी कहानी और थी कि अगर थ्रेड है तो मिनिमम वेलोसिटी √5gl, अगर रॉड है या ट्यूब है तो मिनिमम वेलोसिटी √4gl। रीजन क्या है? लॉजिक समझा दिए मैंने कि वहां पे थ्रेड वाले केस में सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस कर रहा था mg को, यहां पे mg को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस होते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? काफी सिंपल सिंपल कहानी होती है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो तुम्हें एक ये दिया होता और ये तुम्हारा क्या है? एक सर्कल फॉर्म हो रहा है रेडियस r का, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से हमने एक पार्टिकल को छोड़ा है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और ये जो हाइट है, ये हाइट लेस सपोज आपकी कितनी है? √2r है, सॉरी 2r है, ठीक है। ये मास है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक बॉल है मास m की, जिसको आपने इनिशियल कुछ वेलोसिटी v नॉट देके ड्रॉप किया है, और ये सरफेस है, ये सारी सरफेस कैसी है?
स्मूथ सरफेस है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये बॉल नीचे आएगी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के पास यहां आके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अब बोला गया है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट नहीं पूछूं, मैं ये पूछ लूं कि इस मिनिमम वी नॉट की वैल्यू निकालो, फाइन मिनिमम वी नॉट सच दैट it may complete a circle। इस V नॉट मिनिमम वैल्यू में कितनी रखूं कि ये पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है, ये पूछा गया। तो पहली बात तो समझो कि अगर इस पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करना है तो जब ये पार्टिकल यहां बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्या इसकी वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, सोच के देख लो, √5gr ही आएगा। वही थ्रेड वाला केस ही है सिमिलर, सोच के देखो, जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, नहीं, क्योंकि इसके mg को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल चाहिए। तो जो मिनिमम वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो कितनी होनी चाहिए, √5gr। ये थ्रेड वाला ही केस है, mg को सेंट्रीफ्यूगली बैलेंस कर रहा होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट निकालनी है तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, या आपको पता है, आपको क्या पता है कि यहां पे मिनिमम वी डैश एट बॉटम मोस्ट पॉइंट वो कितना है, वो है √5gr, ठीक है। और अगर मैं वी डैश की बात करूं तो यहां से जो वी डैश है वो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से वी डैश आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, यही आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने वो टर्म डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लो, सेम चीज आने वाली है, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें क्या चाहिए, अगर वी नॉट मिनिमम चाहिए तो वी डैश भी मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम वी डैश कितना है, √5gr। तो इसको पुट कर देते हैं तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5gr, इसकी वैल्यू वी नॉट स्क्वायर प्लस 4gr, मतलब वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू gr, तो यहां से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ gr। तो मिनिमम आपको √gr वेलोसिटी देकर इस पार्टिकल को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये अपना सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। समझ पा रहे हो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। या मान लो इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं कि अगर मैंने पार्टिकल को यहां से 0 वेलोसिटी देके छोड़ा, अगर मैंने पार्टिकल को यहां से 0 वेलोसिटी देके छोड़ा तो क्या पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपसे पूछेंगे फाइंड एंगल थीटा एट विच बॉल लूजेस कांटेक्ट, ठीक है। होगा क्या कि जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा तो यहां वेलोसिटी 0 है, तो यहां की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी √4gr हो जाएगी, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। और √4gr वेलोसिटी हो जाएगी तो पक्का है तो सर्कल कंप्लीट करने वाला है नहीं, तो अपना क्या करेगा, कांटेक्ट लूज कर देगा। और कांटेक्ट कहां लूज करेगा, तो वही कहानी है जो थ्रेड में हुआ करती थी। आप क्या करो, आप पॉइंट बी पे वेलोसिटी निकालो, यहां पे वेलोसिटी निकालोगे तो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -2gr। तो यहां पे आके जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2gr। तो किसी एंगल थीटा पे इस पॉइंट पे जाके पार्टिकल अपना कांटेक्ट लूज कर देगा। और कांटेक्ट लूज करने का मतलब समझते हो, कांटेक्ट लूज करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन 0, वही थ्रेड वाले केस की बात चल रही है, ठीक है। वहां टेंशन 0 करते थे, यहां पे नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो कांटेक्ट लूज करने वाला है, तो आप चाहो तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन थीटा जो होगा वो आ जाएगा कितना, ये 2 है तो 2/3, इतनी सी कहानी है। बाकी लंबा तरीका वही है,
पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, या रूट 5GR रूट 4GR आ जाएगा। फिर आप क्या करो, फिर आप यहां से यहां पॉइंट के लिए सॉल्व करो, और कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए नॉर्मल फोर्स 0 कर देना, वही कहानी है। बट मैंने जुगाड़ से आंसर निकाल दिया डायरेक्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहां फ्रिक्शन होता तो उस केस में क्या कहानी होती, हम वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, चलो वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगर यहां फ्रिक्शन होता तो कैसा सवाल पूछते। ये हाइट भी r है और ये डिस्टेंस भी कितना है, r है। ठीक है, किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, इतने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां तक। तो ये पूरा डिस्टेंस भी कैसा है हमारा, r है, और यहां पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v0, और यहां कुछ फ्रिक्शन है, और ये जो सरफेस है इस पॉइंट के बाद वो कैसी है, स्मूथ सरफेस है। तो अब तुमसे पूछा गया फाइंड मिनिमम v0 टू कंप्लीट द सर्कल इफ, पहला केस ये है कि μ1 की वैल्यू 0 हो जाती, इस वाले म्यू की वैल्यू, तो क्या वैल्यू आती, ठीक है, v0 की। और अगर इस म्यू की वैल्यू 1/2 होती तो क्या वैल्यू आती। बहुत सिंपल से दो सवाल है। तो यहां पे अगर फर्स्ट केस में फ्रिक्शन है ही नहीं, सिर्फ स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है, तो जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो यहां पे जो v' होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो होना चाहिए आपका रूट 5GR। ये जी समझ में आते कि जो मिनिमम v' है वो होना चाहिए रूट 5GR टू कंप्लीट द सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। और v' बनेगा क्या यहां से, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो आपका v' बनेगा वो बन जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2gh, यही बनेगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5GR, इसकी वैल्यू v0 स्क्वायर प्लस 2gr, तो यहां से v0 की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3gr। इतनी मिनिमम वेलोसिटी पार्टिकल के पास होनी चाहिए। ये समझ पा रहे हो ना कि अपन जल्दी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तो कैसे करते, तो देखो फ्रिक्शन होता तो अब यहां पे ये जो टर्म आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो हर बार, वो अब नहीं लिख पाओगे। अब तो आपको प्रॉपर इज्जत के साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, या लॉस इक्वल्स टू गेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं सेकंड केस की बात करता, तो फर्स्ट केस हो गया, अगर मैं सेकंड केस की बात करता तो ये कहानी तो बिल्कुल सही है कि मिनिमम v' तो यही आएगा, लेकिन अब आप जो लगाओगे यहां पे तो लॉस इज इक्वल टू गेन लगा दूं मैं, तो यहां पे मैं लॉस इज इक्वल टू गेन खेल लेता हूं, या फिर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो क्या है कि लॉस किसमें हुआ, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, mgr, और ये पोटेंशियल एनर्जी कहां चली गई, कुछ तो चली गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कितनी हो जाएगी, हाफ m v' स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा, प्लस कुछ एनर्जी खा गया होगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना खा जाएगा, फ्रिक्शन खा जाएगा म्यू mg इनटू, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, तो यहां पे अगर तुम्हें याद हो कि जब भी ये कर्व होता है तो कर्व वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है mgr और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता है म्यू mg इनटू ये डिस्टेंस, शायद याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, म्यू mg इनटू r, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ये आ गया mgr, इसकी वैल्यू हाफ m, v' का स्क्वायर है 5gr माइनस v0 स्क्वायर प्लस हाफ mgr,
ठीक है, हाफ एम जी आर को इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम जी आर, इसकी वैल्यू हाफ एम 5 GR माइनस वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया, ये आ गया जी आर इज इक्वल टू 5 GR माइनस वी नॉट स्क्वायर, बोले तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 GR। तो यहां से जो आपको मिनिमम वी नॉट मिल गया वो कितना मिल गया, √4 GR। तो मिनिमम आपको √4 GR पार्टिकल को वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ये जी समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मेन तरीका जो है वो यही है कि आप इस पॉइंट पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए वो निकाल लो, वो आपको पता है, ठीक है। और बाकी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर लॉस इक्वल्स टू गेन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो ओके, सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहले में क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है कितना, 2 मीटर और छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया है तो क्या है, स्प्रिंग जो है जस्ट अटैच्ड है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक के साथ में कांटेक्ट लूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और ब्लॉक कांटेक्ट लूज करके चला जाएगा। अब बोला गया है कि कितना मैक्सिमम एंगल अचीव करेगा, कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में पार्टिकल को वेलोसिटी दी है √4 GR, ठीक है। अब अगर पूरा सर्कल होता तो √4 GR के हिसाब से वो कुछ एंगल तक जाता, उसका कांटेक्ट लूज कर देता, लेकिन सर्कल कंप्लीट नहीं है। सर्कल कहां तक दिया गया है हमको, सर्कल दिया गया 60 डिग्री तक। मतलब पार्टिकल यहां आएगा और यहां आने के बाद पार्टिकल कांटेक्ट लूज कर देगा और पार्टिकल जो है वो आपका पैराबोलिक मोशन फॉलो करेगा। कैसा मोशन, पैराबोलिक मोशन फॉलो करते हुए नीचे गिर जाएगा। तो अब आपको बोला गया है कि जब ये कांटेक्ट लूज कर रहा है उस टाइम पे नॉर्मल एक्शन कितनी है वो बताओ, ठीक है। एक्सेलरेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लूजिंग द कांटेक्ट, पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम स्पीड। तो याद रखना, पार्टिकल जैसे कांटेक्ट लूज करेगा पैराबोलिक मोशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में एक रॉड है, मास एम है। याद रखना, मैंने जो स्टडी करवाई है कि एक रॉड है, उससे एक मास एम लटका हुआ है, कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, तो वह लाइट रॉड होती है, उस रॉड का मास 0 होता है। तो वही केस है कि रॉड का मास 0 है, इनिशियल स्पीड हमको ना √GR दे दी है। अब पार्टिकल नीचे आएगा, ठीक है। तो बोला गया है T=0 पे टेंशन कितनी है, मैक्सिमम टेंशन कितनी है और मैक्सिमम एंगल थीटा का कितना बनाएगा रॉड वर्टिकल के साथ में। यहां पे ऐसा नहीं है कि ये जो मास है वो कांटेक्ट लूज कर देगा रॉड से, ऐसा नहीं है। याद करो, इस वाले केस में क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर स्पीड √4 GR हुई तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी आ रही है, √3 GR आ रही है, तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो बोला गया है मैक्सिमम एंगल थीटा कितना बनाएगा वर्टिकल के साथ में, वो आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम एंगल थीटा कितना कवर करेगा वो पूछा गया। तो ये 3 क्वेश्चन है और सॉल्व करेंगे, टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट, तो फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। यहां पे क्या है, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है 2 मीटर, अब आप उसको छोड़ा गया है, ठीक है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ा गया है, तो देखो क्या होगा, होगा ये कि जो हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ½KX², वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। ये चीज समझ में आती है। और उसी काइनेटिक एनर्जी से ये जो ब्लॉक है वो हमारा मूव कर रहा होगा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया ½ K की वैल्यू है 10, x² कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू ½ m V0²। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, V0 की वैल्यू आ गई √40। और ध्यान से देखो, क्या √40 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट कितना 2 GR। ध्यान से देखो, हमें इस स्पीड को GR की फॉर्म में लिखना है, तो G × R 20 हो गया, ये 40 है तो कितना हो गया, इसको √2 GR लिखा हुआ है। मतलब हमारे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, √2 GR। और अगर √2 GR वेलोसिटी है तो पार्टिकल किस एंगल तक जाएगा, पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक जाएगा, उसके बाद फिर पार्टिकल फिर से नीचे आ जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल कितना कवर किया, वो है 90 डिग्री, ये एंगल, फिर पार्टिकल बी तक गया है। और कितनी मैक्सिमम हाइट कवर की, तो वो है 2 मीटर। ये चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टिकल बस यहां तक जाएगा, फिर पार्टिकल वापस नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पार्टिकल 60 डिग्री पे जाके कांटेक्ट लूज कर रहा है। तो पहले तो ये समझो कि यहां पे हो क्या रहा है कि यहां पार्टिकल 60 डिग्री पे है, तो ये जो पार्टिकल है ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90, राइट। और अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो कितना आ गया 30। मतलब पार्टिकल 60 डिग्री पे पैराबोलिक मोशन कर रहा होगा। ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। और यहां पे कुछ वेलोसिटी v डैश होगी, कितनी वेलोसिटी होगी वो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। यहां पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है √4gr, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं कि v डैश की वैल्यू कितनी है। तो क्या v डैश की वैल्यू आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। जैसे मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि v डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी v0² - 2gh। और h क्या होगा, h होगा आपकी ये वाली हाइट। पार्टिकल कितना हाइट ऊपर गया है, ये हाइट h होगी। और ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस r है, ये कितना है r/2, तो ये जो हाइट है वो भी कितनी आ गई r/2 आ गई। मतलब जो स्पीड है पार्टिकल की वो आ जाएगी √4gr - 2g r/2। तो v डैश जो है वो आपका आ जाएगा √3gr। तो पार्टिकल √3gr वेलोसिटी से कांटेक्ट लूज करने वाला है। अब बोला गया है कि जस्ट बिफोर लीविंग द कांटेक्ट नॉर्मल डायरेक्शन कितना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस पार्ट को, तो यहां पे इस पार्ट को सॉल्व करने का तरीका यह है कि जब पार्टिकल कांटेक्ट लूज कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कहानी क्या चल रही है। तो यहां पे अगर एफबीडी बनाएंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, एफबीडी बनाएंगे तो ये तो लगेगा नॉर्मल, ये लगेगा mg, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है √3gr। तो यहां पे अगर आप सिग्मा FR = FC लगाएंगे तो क्या समझ में आएगा, देखते हैं। तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे कि सिग्मा FR = F सेंट्रीपिटल, और सिग्मा FR कितना हो जाएगा n - mg का cos 60। mg का cos 60 कितना होता है mg/2। तो n - mg/2 इसकी वैल्यू mv² r। ये चीज समझ में आई। तो ये कितना हो गया, ये 3mg + 1.5 mg कितना हो जाएगा 3.5 mg, बोले तो 7 mg/2। इतना नॉर्मल रिएक्शन होगा जस्ट बिफोर लूजिंग द कॉन्टैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बात करना चाहो यहां फोर्सेस के बारे में, तो फोर्सेस के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। और क्या बात करेंगे, ध्यान से देखो कि यहां पे इसके दो कंपोनेंट हैं, ये है mg/2 और ये है mg √3/2। तो अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पार्टिकल के पास एक तो है सेंट्रीपिटल v²/r, और v कितना है हमारा, ये है √3gr। तो सेंट्रीपिटल कितना आ जाएगा 3gr/r। तो एक तो पार्टिकल के पास ए सेंट्रीपिटल था 3g जस्ट बिफोर लूजिंग द कॉन्टैक्ट, और एक पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, सॉरी टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल कितना है, ये है F टेंजेंशियल डिवाइड बाय मास m। F टेंजेंशियल है mg √3/2 डिवाइड बाय m, ये आ जाएगा g √3/2। ये समझ पा रहे हो। तो पार्टिकल के पास ये दो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। उसके बाद जस्ट आफ्टर लूजिंग द कॉन्टैक्ट, जब पार्टिकल ने कॉन्टैक्ट लूज कर ही दिया, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन बाय ग्रेविटी कर रहा है। और पार्टिकल मोशन बाय ग्रेविटी कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा हमारा g डाउनवर्ड। अब बोला गया है मैक्सिमम हाइट और मिनिमम स्पीड। तो अब यहां पे देखो, पार्टिकल पहले तो r/2 से चला गया, r/2 जाने के बाद ये कुछ हाइट स्मॉल h और कवर करेगा। तो यहां पे क्यों ना मैं v डैश के दो कंपोनेंट कर लूं, तो v डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाएगा v डैश √3/2, और ये वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा v डैश/2। तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं कि कितनी हाइट कवर करेगा h max, तो वो सुन लेते हैं। तो यहां पे हम लोग पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ वाला जो आपका h max है वो आ जाएगा, पहले पार्टिकल ने कवर कर लिया है r/2 प्लस स्मॉल h, तो ये है r/2, स्मॉल h कितना है, वो है v परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g, तो ये है v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, यही आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है r/2 प्लस ये हो जाएगा 3v डैश स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4 और 2 8g, ठीक है।
वी डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारी √3gr, तो ये बन जाएगा r/2 प्लस 3 टाइम्स 3gr डिवाइड बाय 8g, r से r कैंसिल, ये लिखा हुआ है कितना 9r/8, यहां क्या करो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो 9 है प्लस 4 13r/8, इतना हमारा HMX रहेगा ग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं मिनिमम स्पीड, तो पार्टिकल की मिनिमम स्पीड कितनी होगी, तो ये तो शायद आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम स्पीड पार्टिकल की इस पॉइंट पे आएगी, और यहां पे कौन सा कंपोनेंट रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, तो v'/2 ये पार्टिकल की मिनिमम स्पीड होगी। तो यहां लिख देते हैं v मिनिमम, तो v मिनिमम जो है वो है v'/2, v' है √3gr डिवाइड बाय 2, ये आपकी मिनिमम स्पीड होगी थ्रू आउट द मोशन। समझ में आया, काफी सिंपल कहानी है, इतना कोई खतरनाक चीज नहीं कर रहे हम लोग यहां पे, बट आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, आप सर्कुलर मोशन की भी बात कर रहे हो, आप वर्क पावर एनर्जी की भी बात कर रहे हो, और आप काइनेमेटिक्स की बात करने लग गए हो पैराबोलिक मोशन है, तो समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए कि मोशन कैसा हो रहा है। उसके बाद और क्या बोला गया है, यहां तुमसे रेंज पूछ सकते हैं और कहानी पूछ सकते हैं, तो वो तुम निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन में पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है रॉड, तो उस केस में कितनी स्पीड है। तो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो पार्टिकल जैसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आया, शायद आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि यहां जाके जो स्पीड है पार्टिकल की वो आ जाएगी v0² प्लस 2gr, तो कितना हो जाएगा √3gr। √3gr का मतलब है कि पार्टिकल सर्कल कंप्लीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात, तो अगर t इक्वल टू 0 की बात करूं, तो t इक्वल टू 0 पे ये लगेगा mg, और अंदर की तरफ लग रहा होगा एक टेंशन फोर्स, ठीक है, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो पहली बात तो t इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, तो एट t इक्वल टू 0 सिग्मा एफ आर इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, बोले तो टेंशन जो है वो आ जाएगा mv² बाय r। तो ये जो टेंशन थी t इक्वल टू 0 पे वो कितनी है, mg। और अगर मैं बात करना चाहूं t मैक्सिमम, तो t मैक्सिमम कब आएगा, वो आएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन कहां होती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है। और यहां पे अगर आप फिगर बनाओगे तो यहां पे क्या होगा, इधर लगेगा mg, ये लगेगा t, तो यहां आप लिखोगे t माइनस mg इज इक्वल टू mv² बाय r, 3mg प्लस mg कितना आ जाएगा, 4mg। तो ये आपकी मैक्सिमम टेंशन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एंगल कितना बनाएंगे, तो याद रखना यहां पे वो थ्रेड की तरह कोई जुगाड़ नहीं लगाने की है, यहां पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, थ्रेड वाले केस में सिलेक्ट कर जाता है, जहां पे कांटेक्ट लूज करता है सिलेक्ट कर जाता है, वहां पे जुगाड़ सही है, लेकिन यहां पे तो रॉड है, कभी कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करेगा, तो फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के ही सॉल्व करना चाहिए। और कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि पार्टिकल जो है, रॉड जो है वो इधर, रॉड ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, राइट, रॉड तुम्हारा सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, और किसी एंगल थीटा पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सोच के देखो, जब तक इसके पास वेलोसिटी होगी तब तक पार्टिकल ऊपर जाता है, राइट। तो यहां पे क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टिकल पहले टेंशन 0, जस्ट थ्रेड वाले केस में क्या था, पहले टेंशन 0 हो गई इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं हो पाती है, लेकिन यहां पे तो टेंशन 0 वाला कभी केस है ही नहीं, तो पार्टिकल जब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ऑक्सीडेशन कर रहा है यहां पे, तो मैक्सिमम एंगल पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप क्या करो, आप यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ये डिस्टेंस r और ये कितना है, ये है r का साइन थीटा, यहां पार्टिकल के पास वेलोसिटी है √3gr, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे होनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कंजर्व कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, इसको मान लेता हूं मैं रेफरेंस लाइन। तो
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। फाइनली मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mg, पार्टिकल कितना हाइट चला गया r प्लस r साइन थीटा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये समझ पा रहे हो, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 3r/2, इसकी वैल्यू r प्लस r साइन थीटा। ध्यान से देखो 3r/2 माइनस r, ये कितना हो जाएगा r/2, इसकी वैल्यू r साइन थीटा। तो यहां से जो आपका साइन थीटा है वो कितना आ गया 1/2। मतलब अगर मैं इस एंगल थीटा की बात करूं तो ये एंगल थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो कितना मैक्सिमम एंगल कवर किया पार्टिकल ने, पहले 90 कवर किया और फिर ये 30 कवर किया। तो जो मैक्सिमम एंगल कवर किया है वो कितना एंगल कवर किया है, 120 डिग्री। समझ पा रहे हो, ये कुछ कहानी होगी। तो आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। और ये जो सारी कहानी है ये किसकी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो यहां पे हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं इस वाली कहानी को। ओके, अभी हम लोग बात करने वाले हैं पावर के बारे में। और पावर जो है वो सबसे इजी, सबसे टप्पा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ ज्यादा खास होता नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए पावर क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, और उससे बहुत ही लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतना कोई खतरनाक टॉपिक नहीं, काफी इजी टॉपिक है, तो काफी जल्दी समझ में आ जाएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। क्या कहानी पावर की तो पावर की हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशंस, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इस पावर को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये है कि आप पावर को वर्क के टर्म में डिफाइन कर दो, दूसरा ये है कि आप पावर को एनर्जी के टर्म में डिफाइन कर दो, और वर्क एनर्जी आपस में कनेक्टेड है तो आप कर सकते हो, आपको अलाउड है ऐसा, राइट। तो हम पावर की दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक वर्क के फॉर्म में, एक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मैं वर्क के फॉर्म में बात करूं कि वर्क के फॉर्म में पावर क्या होगा, तो वो होगा रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। जिस रेट से वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको आप पावर बोल रहे हो। तो यहां पे आपको शायद देख के समझ में आ रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे एक एवरेज पावर भी होगा और एक हमारा इंस्टेंटेनियस पावर भी होगा, जस्ट लाइक एक्सेलेरेशन में होता था। एक्सेलेरेशन इज व्हाट, एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वहां पे एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो टर्म डिफाइन करते थे। सिमिलरली यहां पे भी हम रेट के टर्म में बात कर रहे हैं, राइट, किस रेट से आप वर्क डन कर रहे हो। तो आपकी दो टाइप से पावर डिफाइन होगी, एक इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और एक एवरेज जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए होगी, ठीक है। तो वही कहानी है कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि हमारा एवरेज पावर जो होगा वो क्या होगा, तो पी एवरेज बहुत ही सिंपल सी कहानी है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। ये हो जाएगा आपका एवरेज पावर, राइट। और अगर मैं बात करूं यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर की, जिसको आप P से डिफाइन करोगे, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, या रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। तो जिसको आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा W बाय डेल्टा T, जिसको आप डेरिवेटिव बोलते हो dW बाय dt। किस रेट से आप वर्क डन कर रहे हो उसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वर्क डन के बारे में, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपको पता है वो होता है हमारा F इंटू S, F डॉट S, यही होता है। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं dW, तो dW क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F डॉट ds। ऐसी कुछ कहानी होती है,
सबको समझ में, सबको पता है चीज, ठीक है। तो क्यों ना मैं यहां पे dw की वैल्यू पुट कर दूं, तो उसके हिसाब से जो मेरा पावर है वो क्या हो जाएगा, पावर आपने लिखा हुआ है dw/dt, बोले तो f.ds/dt। और याद रखना जब मैंने ये टर्म लिखा हुआ है तो इस टर्म में मैंने क्या माना है कि मेरा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, राइट। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तभी तो dw होगा f.ds, है ना। तो यहां पे पावर जो है वो आ जाएगा f.ds/dt। तो यहां पे ds/dt को आप क्या बोल देते हो, v बोल देते हो, मतलब आपकी जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसको आप f.v भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने दो बहुत ही सिंपल सी कहानी बताई यहां पे कि जो पावर टॉपिक है हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आपको डेफिनेशंस पे पता होना चाहिए, डेफिनेशंस क्या होती हैं, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पावर जो है वो है रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, ठीक है। तो आप पी एवरेज लिखोगे टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, या आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है और फोर्स कांस्टेंट है तो आप उसको f.v लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिमिलरली इसकी सेकंड डेफिनेशन है, और सेकंड डेफिनेशन जो है हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो है किसके टर्म में, एनर्जी के टर्म में, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में कैसे है, इंटरकनेक्टेड है वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे आप किस रेट से आप वर्क डन कर रहे हो, या फिर रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड, एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड, या आप कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनर्जी को उसके फॉर्म में। तो पावर का आप यही बोल सकते हो कि किस रेट से आप अपने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो होगा आपका कि आपने कितनी पावर सप्लाई की है। तो यहां पे अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं तो क्या मेरा जो पी एवरेज है वो हो जाना चाहिए टोटल एनर्जी सप्लाई डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट। तो ये है टोटल एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये है हमारा पी एवरेज। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस लिखना चाहूं तो वो आप लिख सकते हो dy/dt। ये है आपकी सिंपल सी दो डेफिनेशंस। तो क्या समझ में आया, तो आपको समझ में ये आया कि अगर आपको पी एवरेज लिखना है तो पी एवरेज हो जाएगा टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, या टोटल एनर्जी सप्लाई डिवाइड बाय टाइम टेकन। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो या तो आप उसे f.v लिखो अगर आपका f कांस्टेंट है, या फिर आप उसको dy/dt लिख दो, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में बात करूं, ठीक है, तो ग्राफ के फॉर्म में क्या कहानी होगी, तो मान लो आपको ये P और T का ग्राफ दिया हुआ है, ये है P और ये है T। तो P और T में आप एरिया अंडर कर्व के टर्म में बात करोगे, और एरिया अंडर टर्म के में बात करोगे तो ये एरिया आप मानते हो पॉजिटिव और ये नीचे वाला एरिया मानते हो नेगेटिव। अब सवाल ये है इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप यहां पे एरिया अंडर कर्व की बात करोगे, एरिया अंडर पीटी कर्व, तो वो आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी, यही तो होगा। अगर वाई एक्स का कर्व होता है तो एरिया आता है इंटीग्रेशन ऑफ आईडीएक्स, ये पी और टी का कर्व है तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीटी यही बनेगा। तो ये हमारा आ गया एरिया। अब पीडीटी क्या आपको देख के समझ में आ रहा है क्या होगा, ध्यान से देखो। पीडीटी जो है अगर आप देखना चाहो तो पी को क्या लिखोगे, पी को आप लिखोगे डी/dt, डी/dt लिखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी लिखा हुआ है तो टोटल एनर्जी सप्लाइड, या आप इसको लिख सकते हो पी को dw/dt, और dw/dt लिखोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है ये है आपका टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी सप्लाइड। ये समझ में आया।
ये आपको इसका एरिया अंडर कर्व दे रहा है। और अगर एरिया अंडर कर्व से आपको ये चीज मिल रही है तो फिर आप जो पी एवरेज की डेफिनेशन है उसमें भी एक चीज कर सकते हो। पी एवरेज को आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। पी डी टी कंडीशन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन। और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। ये समझ में आया? तो यहां पे ये लिखा हुआ है एरिया अंडर पीटी कर्व और ये लिखा हुआ है टोटल टाइम टेकन। बस इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है यही सारी इंपॉर्टेंट कहानी है कि आप पी एवरेज को ले सकते हो, ठीक है, या आप पी इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हो, या फिर अगर आप बात करना चाहोगे किसके बारे में, एरिया अंडर कर्व के टर्म में, तो फिर एरिया अंडर कर्व जो है वो आपको टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी सप्लाइड देगा और उसके हिसाब से आप पी एवरेज की डेफिनेशन को भी चेंज कर सकते हो। जैसे इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि आपको पीटी कर्व दे देंगे, पीटी कर्व दे दिया और आपसे पूछा गया कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, तो इंस्टेंटेनियस पावर तो आप ग्राफ से निकाल लोगे, किसी भी टाइम पे बताना है पावर, इस टाइम पे बतानी है तो आपने इस टाइम पे वैल्यू देख ली, ये पावर हो जाएगी। बट आपसे अगर पूछा होता है एवरेज पावर तो आप कैसे निकालते? तो फिर आप एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय टाइम टेकन करते। समझ में आया? तो दो तीन सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं क्या कहानी है। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मान लो आपको एनर्जी दी हुई है और एनर्जी दी हुई है आपको 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ठीक है, या और अच्छा कर लेते हैं 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये आपको एनर्जी दी हुई है। आपसे पूछा गया फाइंड पावर एट t इक्वल टू 1, ठीक है। तो पावर एट t इक्वल टू 1 पूछा गया है, तो ये आपसे क्या पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। और एक पूछ सकते हैं पावर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में आपने कितनी पावर सप्लाई की है, ठीक है। तो यहां पे कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल सवाल है। आप बोलोगे कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा इसका रेट ऑफ चेंज, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4t प्लस 4। कब निकालना है? पावर एट t इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना आ गया? 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यूनिट वगैरह के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो चलो यूनिट के बारे में बात मैं इस क्वेश्चन के बाद करता हूं, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मुझे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना होता तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में बोला गया है कि हमें निकालना है पावर फर्स्ट 2 सेकंड में। तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं? यहां हम लोग पी एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, और पी एवरेज क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी सप्लाई डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई की तो वो आ जाएगा आपने t इक्वल टू 0 से 2 के बीच में एनर्जी सप्लाई की, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा E2 माइनस E0 डिवाइड बाय टाइम टेकन। यही कहानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू छाप देते हैं, t इक्वल टू 2 छापेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस t इक्वल टू 0 छापेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 5 डिवाइड बाय टाइम टेकन है 2 सेकेंड। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यह ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, ठीक है। वो अलग कहानी है कि इस केस में इत्तेफाक से पी एवरेज और पी इंस्टेंटेनियस सेम आ गए, ठीक है। तो तरीका ये होगा कि आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर, और अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे टोटल एनर्जी सप्लाई डिवाइड बाय टाइम टेकन तो वो आपको क्या देगा? एवरेज देगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले यूनिट के बारे में बात कर लेता हूं, यूनिट्स क्या होती हैं इसके बारे में, फिर क्वेश्चंस के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इसके यूनिट्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो याद रखना इसकी जो अगर मैं एसआई यूनिट के बारे में बात करता हूं तो एसआई यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा? पावर क्या होगा? एनर्जी पर सेकेंड।
तो वो आ जाएगी जूल पर सेकेंड, और जिसको हम बोल सकते हैं वॉट। ठीक है, और अगर मुझे सीजीएस के टर्म में बात करनी है तो सीजीएस के टर्म में ये आ जाएगा, जूल की जगह आ जाएगा अर्ज पर सेकेंड। ठीक है, और ये हमारी सीजीएस यूनिट आ जाएगी। और अगर आप 1 जूल पर सेकेंड को 1 वॉट बोलते हो तो इसको आप अर्ज पर सेकेंड की फॉर्म में लिख सकते हो। 1 जूल कितना होता है? 10⁷ अर्ज पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक छोटा सा कन्वर्जन है जो आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा ऐसा यूनिट के अलावा कुछ इसकी यूनिट्स होती है कमर्शियल यूनिट। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कमर्शियल यूनिट जो है, अगर मैं बात करूं रियल लाइफ में, तो तुमने देखा होगा कि ये कार की इतनी हॉर्स पावर है, राइट। हम हॉर्स पावर टर्म यूज करते हैं कि ये कार इतनी हॉर्स पावर की है। तो ये जो हॉर्स पावर है वो क्या है? हॉर्स पावर आपका कमर्शियल यूनिट ही है। तो एक कमर्शियल यूनिट हो जाती है आपकी हॉर्स पावर HP। और अगर आप लिखना चाहो 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है आपका 746 वॉट। इतना आपका 1 हॉर्स पावर होगा। और एक और कमर्शियल यूनिट हम लोग यूज करते हैं पावर के लिए, कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जो हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका बिल आता है कुछ यूनिट की फॉर्म में, राइट। हम कुछ एनर्जी कंजम्प कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअली? वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हो, राइट। तो वहां भी पावर आप यूज करते हो। तो एक और जो इसकी यूनिट है कमर्शियल यूनिट, वो है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो होता है कितना? वो होता है 1 किलोवाट आवर। इसको अपन 1 यूनिट बोलते हैं। और 1 किलोवाट आवर अगर आप देखना चाहो तो कितना हो जाएगा? 1 किलो मतलब 10⁻3। 1 किलोवाट कितना हो जाएगा? 10⁻3 जूल पर सेकेंड। और 1 आवर बोले तो 3600 सेकेंड, इतना होगा। तो बेसिकली 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। इतना एनर्जी आप कंज्यूम करते हो जब आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो। तो ये पावर की बेसिक यूनिट्स है, कमर्शियल यूनिट्स, पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि बेसिकली बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप किस रेट से वर्क डन कर रहे हो या किस रेट से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, वो आपका पावर है। ठीक है, और यूनिट्स, ये सारी कहानी है। तो एक क्वेश्चन लोग देख चुके हैं, और क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले इसको हटा देता हूं मैं। ओके, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप ऐसा कुछ मान लो कि हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास एक लीवर है। ठीक है, या लीवर मत लो, क्या करो आप, ये हमारे पास एक बैल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे एक बकेट को फिल किया। ठीक है, और जिसके अंदर जो मास आता है वो आ जाएगा, लेट्स सपोज आप बकेट फिल कर रहे हो कितना, 500 ग्राम। ठीक है, और ये जो हाइट आप लेके जा रहे हो यहाँ पे, तो आपने एक सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे। सिस्टम कैसा कुछ है? सिस्टम ऐसा कुछ है कि यहाँ पे आपने एक पुली लगा रखी है, और उस पुली की हेल्प से आपने इस बकेट को बांध रखा है, और उसको आप यहाँ से कुछ फोर्स लगा के खींच रहे हो। ठीक है, तो ये जो हाइट है वो हाइट कितनी है? तो लेट्स सपोज ये जो हाइट है वो है 20 मीटर। अब क्या होगा, इस बकेट को मैंने फिल किया और इस पानी को अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं। तो अब आपको बोला गया कि इस पानी को आपने यहां से उठा के कहां लेके गए, आप यहां तक लेके आ गए फाइनली। ठीक है, और टाइम कितना लगा? तो t = 0 पे बकेट यहां थी, और t = 2 सेकेंड में, या 2 सेकेंड मत लो, अच्छा खासा टाइम ले लो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में बकेट आपके ऊपर पहुंच गई है। ठीक है, अब आपको बोला गया फाइंड पावर इस केस में। तो इस केस में कितनी पावर आपने सप्लाई की होगी? ये जो एजेंट ने इस बकेट को ऊपर खींचा है,
तो उसने कितनी पावर सप्लाई किया है, कितनी पावर थी उसकी, ठीक है। तो पावर कितनी थी, तो यहां पे अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो पहली बात तो पी एवरेज आएगा, क्योंकि हम 2 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, और कितना है वो है कितना वर्क डन किया डिवाइड बाय टाइम टेकन, या कितना एनर्जी सप्लाई किया डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब यहां पे कितना वर्क डन किया इस एजेंट ने, तो इस एजेंट ने उतना ही वर्क डन किया जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है। तो या तो आप इसको वर्क डन से देख लो, चाहे आप इसको एनर्जी सप्लाई से देख लो, बात तो सेम है। तो कितना यहां पे इसकी एनर्जी में गेन हुआ है, तो इसकी एनर्जी में जो गेन हुआ है वो गेन हुआ है mgh डिवाइड बाय टाइम टेकन। m जो है आप ऐसा यूनिट यूज करते हो, राइट, तो 500 ग्राम को आप क्या करोगे, केजी में कन्वर्ट कर लोगे, mg, और h कितना है, h है 20 डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए, 2 मिनट है तो यह आ जाएगा 2 × 60, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये कितना लिखा हुआ है 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 10, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 12, बोले तो 5/6 वॉट, इतना पावर होगी इस केस में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना कोई खतरनाक होगा नहीं, पहले बताया था। और क्या सिंपल सी कहानी हो सकती है, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन हम ग्राफ से पूछ लें, ग्राफ से कैसे कहानी होगी वो भी सुन लेते हैं। कि मान लो आपको ये पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, ये है t = 2, ये है 4 और ये है 6, और ये जो है ये है आपका 10 और ये है -10, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे आपसे पूछ सकते हैं फाइंड पावर एट t = 1 एंड t = 5 सेकेंड। ये क्या पूछ लिया मैंने, इंस्टेंटेनियस पावर। और आपसे पूछ सकते हैं फाइंड पावर फॉर t = 0 टू t = कितना, 5 कर ले, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं नेट पावर। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर, तो आप t = 1 पे आप देख लो कितनी वैल्यू है इसकी, ठीक है। आप t = 5 पे देख लो कितनी वैल्यू है इसकी। और अगर आपको बात करनी है एवरेज पावर के लिए, तो 0 से 5 तक आप एरिया का कर्व देखोगे, यही कहानी होगी। तो यहां पे बहुत ही सिंपल सी कहानी चल रही है कि मान लो आपसे पूछा गया है पावर एट t = 1, तो आप फंक्शन पहले लिख लो कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं बात करना चाहूं यहां पे 0 से लेके t = 4 तक, तो एक मैथमेटिकल फंक्शन फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और अगर मैं बात करना चाहूं t = 4 से लेके 6 तक, तो हम एक अलग मैथमेटिकल फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्या है वो मैथमेटिकल फंक्शन, तो यहां पे इसकी इक्वेशन लिख लोगे आप। इसकी इक्वेशन क्या है, इसका स्लोप देख लो, तो स्लोप है इसका 10/2, 5 हो जाएगा। तो पावर जो है वो है 10 - 5t, क्या इक्वेशन बनेगी, t = 2 पे 0, t = 4 पे -10, ठीक है, 0 पे +10, सही इक्वेशन है। और अगर मैं बात करना चाहूं t = 4 के बाद, तो आपकी पावर है वो कांस्टेंट, और कितनी है, -10। पावर पॉजिटिव मतलब आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, पावर नेगेटिव मतलब आप एनर्जी उससे सिस्टम से बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, वो है पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब। तो अब यहां पे पावर t = 1 की बात कर रहे हैं, तो t = 1 मतलब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो t = 1 पे पावर कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 10 - 5, 5। और अगर मैं बात करना चाहूं पावर है t = 5, तो वो तो कांस्टेंट है -10। बात करना है t = 0 से लेके 5 तक, तो ये हमसे पूछा गया है एवरेज पावर, और ये आ जाएगा एरिया अंडर कर्व t = 0 से लेके t = 5 तक डिवाइड बाय टाइम टेकन, कैसे तो निकालेंगे। और एरिया अंडर कर्व की बात करोगे तो ध्यान से देखो, जितना ये एरिया पॉजिटिव है उतना ही ये एरिया नेगेटिव है, तो ये वाला एरिया तो कट जाना है। सिर्फ 4 से 5 तक के एरिया की बात कर लो, और वो कितना है 1 × 10 -10। तो जो आपने पावर सप्लाई की है वो कितनी आ जाएगी, -10 डिवाइड बाय टाइम टेकन 5 -2 वॉट। नेट पावर निकालनी होती
तो नेट एरिया देखते और उसको सॉल्व कर लेते। समझ पा रहे हो, काफी सिंपल सिंपल सी कहानी थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं। चले चलो, सामने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये ईटी कर्व है, ठीक है। यहां पे आपसे इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर पूछी गई है। ये जो कर्व है ये पीटी कर्व है, पावर वर्सेस टाइम का कर्व है, ठीक है। यहां आपसे पावर पूछी गई है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज पूछी गई है। फिर बोला गया है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया t=0 पे, तब वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको v मैक्सिमम बताना है। पार्टिकल क्या इसके बाद फर्दर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो पावर नेगेटिव होती जा रही है बाद में। फिर बोला गया है कि अगर v इनिशियल 0 हो तो t=4 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। शायद आप ये समझ पा रहे हो, ये लास्ट 2 सवाल जो हैं ये वही है कि आपने इसका अगर एजेंडा कर्व निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल एनर्जी सप्लाइड। और अगर आपने जो एनर्जी सप्लाई की है वो क्या करेगी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। समझ पा रहे हो, तो उससे दोनों सवाल हो जाएंगे और ये सिंपल सवाल है, ठीक है। यहां पे ये इनिशियल ये कितना है वो आप निकाल लोगे, क्वेश्चन में आपको ये एंगल 45 डिग्री दिया गया है, तो उससे आप निकाल सकते हो कि ये कितना होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने टाइम मिलेगा मैक्सिमम 5 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है और इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, यहां पे क्या ये स्लोप हो जाएगा आपका, सोच के देखो। E वर्सेस टाइम कर्व गिवन है तो dy/dt तो होता है इंस्टेंटेनियस पावर, बस स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो यहां जो स्लोप है वो 0 है, यहां स्लोप निकालोगे तो ये देखो ये कितना है, +4 से -4 गया, चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ -8 का, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना, 2 सेकंड, तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया आपका -4। उसके बाद यहां स्लोप की बात करोगे तो क्या हुआ, -4 से 0 चला गया, 4 का चेंज हुआ कितने टाइम में, वो चेंज हुआ है आपका 2 सेकंड में, तो यहां जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, +2। तो t=1 पे अगर आप पावर की बात करोगे तो मैं लिख देता हूं, पावर एट t=1 वो कितना है, 0 है। पावर एट t=3 यहां कहीं आएगा, -4 है। पावर एट t=5 जो कि इस इंटरवल में आएगा, +2 है। और पावर एट t=8 तो आपको ऑलरेडी t=8 पे टेंजेंट बना के क्वेश्चन में दिया गया है कि 37 डिग्री पे टेंजेंट बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, tan 37 बोले तो 3/4। फिर बोला गया है P एवरेज t=0 से लेकर t=4, तो P एवरेज कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, टोटल एनर्जी सप्लाई डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही करोगे। और टोटल कितनी एनर्जी सप्लाई की है यहां पे इस क्वेश्चन में, तो टोटल एनर्जी सप्लाई आ जाएगा एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो एरिया t=0 से 4 तक डिवाइड बाय टाइम टेकन, एरिया कितना है, तो एरिया देखो 0 से लेकर 4 तक, जितना 2 से लेकर 4 का पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, तो ये एरिया काउंट करने की जरूरत है नहीं, वैसे देखा जाए तो जितना पॉजिटिव एरिया ये है उतना ही नेगेटिव एरिया ये है, ये तो 0 हो गया। सिर्फ 0 से 2 का एरिया देख लो, 0 से 2 का एरिया कितना है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 डिवाइड बाय टाइम टेकन 4, तो कितना पावर सप्लाई किया, 2 वाट पॉजिटिव का। समझ पा रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, P एवरेज पूछा गया है और P इंस्टेंटेनियस भी पूछा गया है, तो वो करते हैं अच्छे से। तो यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछा गया है कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, तो आपको बस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो ये समझो कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये अगर लेंथ 2 है तो ये लेंथ भी 2 होगी, मतलब ये यहां पे 2 गिवन है आपको, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। और ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। तो t=1 पे कितनी वैल्यू है, तो ध्यान से देखो यहां पे t= ये 2 सेकंड में कितना हुआ, 2 सेकंड में 2 हुआ है, तो 1 सेकंड पे 1 होगा। t=4 पे कितना है, तो t=4 पे तो ये 2 ही वैल्यू है। t=6 पे कितना है, तो ध्यान से देखो 2 सेकंड में 2 कम हो गया है, तो अगर t=6 पे बात करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। और t=10 की बात करनी है तो यहां पे 3 सेकंड इधर जाओगे तो 3 सेकंड इधर जाओगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। मतलब अगर पावर निकालने को बोला जाए तो t=1 पे कितनी है, 1, t=4 पे कितनी है, 2, t=6 पे कितनी है, 1, t=10 पे कितनी है, -3। ये मिल गया आपको इंस्टेंटेनियस पावर के आंसर। फिर पूछा गया P एवरेज, तो P एवरेज निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, तो P एवरेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। और ये 0 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो एरिया है, ठीक है, इतना सा 5 से लेकर 7 क्या उतना ही होगा 7 से लेकर 9 तक नेगेटिव में,
तो ये वाला एरिया तो कट जाना है, जरूरत नहीं है निकालने की, सिर्फ इतने एरिया की बात कर लो। इतने एरिया की बात करोगे तो ये एरिया कितना है, ये है आपका +1 और ये एरिया कितना है 3 × 2, ये है +6। यही कहानी है, ठीक है। तो कितना आ गया एरिया, ये आ गया 7 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना लगा 9 सेकेंड। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, वी मैक्सिमम पूछा गया है। तो ध्यान से देखो कि वी मैक्सिमम कब आएगा। क्या आपको ऐसी समझ में आ रही है कि जो एनर्जी सप्लाइड है उससे आपके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करोगे तब तक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करने का मतलब क्या है कि एरिया अंडर कर्व पॉजिटिव है, और एरिया अंडर कर्व पॉजिटिव कब तक है 0 से लेके 7 तक। मतलब जो आपका Vmax आएगा, ठीक है, तो Vmax कब आएगा, यहां पे समझ में आना चाहिए कि Vmax जो है वो आ जाएगा t = 7 पे। अब t = 7 पे तो ये एरिया निकाल चुका हूं मैं 1, ये एरिया 6 है, ये एरिया कितना है, तो ये है 2, ये है 2, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये एरिया में आ जाएगा +1। तो टोटल कितना है एनर्जी सप्लाई की, तो हमने जो एनर्जी सप्लाई की t = 0 से लेकर 7 तक, वो हमने सप्लाई की है 8 जूल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे मास नहीं दिया है क्या, मास देना चाहिए था, तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल का जो मास है वो 2 kg दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मास जो है वो आपको 2 kg दिया गया है। तो मास कितना है 2 kg, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा Vmax² माइनस V इनिशियल स्क्वायर हो जाएगा 5²। ध्यान से देखो ये कितना हो गया 8, इसकी वैल्यू Vmax² माइनस 25, तो Vmax जो है वो आ जाएगा 25 + 8, ये बन जाएगा आपका कितना 33, तो √33 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी Vmax की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर ये पूछा गया कि t = 4 पे वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की कितनी होगी, तो t = 4 पे क्या हम यही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लगा देंगे। और इस बार जो एरिया लेंगे वो एरिया कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, ये है एरिया, ये हम लेंगे t = 0 से लेके t = 4 तक। तो 0 से लेके 4 तक का एरिया देखोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 1, और 2 से लेके 4, तो 2 से लेके 4 ये हो गया 2 × 2, ये आ गया +4, तो कितना एरिया आ गया +5, तो ये आ गया +5 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ V² माइनस 0²। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आपका जो V की वैल्यू है, यही कलर यूज कर लेते हैं, तो V की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा √5 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक ये सारी कहानी समझ में आ गई है कि एरिया से ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, सामने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सोचना। यहां 5 kg का ब्लॉक है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, राइट। अब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सरफेस रफ है, तो क्या यहां पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट, लिमिटिंग आएगा, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ। और अगर पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा तो पार्टिकल स्पीड चेंज होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल स्पीड कांस्टेंट। इसका मतलब यहां पे आपका एक एक्सटर्नल एजेंट एक कांस्टेंट फोर्स जरूर लगा रहा होगा। जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ना, पावर सप्लाई ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या पूछा गया, वो यही पूछा गया है कि यहां पे इस एक्सटर्नल की वजह से कितनी पावर आ रही है। और t = 2 पे पूछा है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की बात की गई है, और ये भी इंस्टेंटेनियस पावर की ही बात की गई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ये पार्टिकल है, मास m का है, पैराबोलिक मोशन कर रहा है, ठीक है। और एक तो कंप्लीट मोशन के लिए आपको निकालना है कितनी पावर सप्लाई की है, तो वो हो जाएगा P एवरेज पूछा गया है। एक पूछा गया है कि t = T0 पे, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट से कम है, ठीक है। तो मान लो पार्टिकल, हम किसी भी एंगल थीटा पे बात कर रहे हैं, पार्टिकल यहां कहीं बीच में यहां पे पहुंच गया है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे t = T0 पे पार्टिकल को कितना पावर सप्लाई किया होगा ड्यू टू ग्रेविटी, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। हमें यहां पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में क्या,
कितना पावर सप्लाई किया। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस पावर की, तो क्या इंस्टेंटेनियस पावर होता है एफ डॉट वी, याद होगा एफ डॉट वी होता है, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट केस में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या इंडिकेट करता है कि इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब ये जो एफ एक्सटर्नल है वही आपका फ्रिक्शन के बराबर होगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू इंटू एन। तो ये कितना आ रहा है 10 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो आपका एफ एक्सटर्नल लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा। अब अगर मैं इस केस की बात करूं एफ डॉट वी, तो एफ कितना है 10 है, वी कितना है 4 है, और इस केस में कॉस थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 40 जूल, प्लस 40 वॉट। इतना पावर ये एक्सटर्नल एजेंट सप्लाई कर रहा होगा। अब हुआ क्या, इतना पावर सप्लाई कर रहा है तो फ्रिक्शन भी कुछ पावर खा रहा होगा, और फ्रिक्शन की अगर पावर निकालना चाहोगे तो ये भी आ जाएगा एफ डॉट वी। एफ कितना है, एफ है आपका 10, वी है 4, और एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इसकी जो पावर है वो कितनी है -40। मतलब किसी भी इंस्टेंट की बात करूं मैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट ने 40 वॉट की पावर सप्लाई की है और उतनी ही पावर फ्रिक्शन खा गया। यही रीजन है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सोच पा रहे हो, अगर एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ एनर्जी दी और फ्रिक्शन ने अगर उससे कम एनर्जी खाई तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो बची होती वो काइनेटिक की फॉर्म में जाती, लेकिन वैसा कोई है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि काइनेटिक तो कांस्टेंट है। जितनी भी एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो पूरी पूरी कौन खा जा रहा है, फ्रिक्शन खा जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, t=2 पे देख लो, 4 पे देख लो, 1 पे देख लो, तुम्हारी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हम बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो पावर निकालनी है। तो पावर क्या हो जाएगा कि हम बुलेट फायर की है, तो होगा क्या कि इनिशियली क्या बुलेट्स के पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में जैसे ही बुलेट बैरल से बाहर निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इस केस में एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय टाइम टेकन। और एनर्जी कितने सप्लाई की, तो एक बुलेट को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी ½ mv², इतना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। ऐसे मेरे पास कितनी बुलेट्स हैं, n बुलेट्स हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 30 बुलेट्स है, और एक बुलेट को मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी ½ m कितना है 10 ग्राम, बोले तो 10⁻² kg। v² आ जाएगा कितना 400, डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये क्या लिखा हुआ पर सेकंड लिखा हुआ था, 1 सेकंड। ये समझ में आया क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये आ जाएगा 15, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 × 4 बोले तो 60 वॉट। इतनी पावर सप्लाई की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही सिंपल सी कहानी है। फिर से वही कि अगर आप पावर के बारे में बात कर रहे हो तो पावर क्या है, कितनी एनर्जी सप्लाई की या कितना वर्क डन किया, डिवाइड बाय टाइम टेकन। और अगर मैं फर्स्ट केस के लिए बात करूं तो फर्स्ट केस में पूरे कंप्लीट मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, 0। ये देखो ना, सेम हाइट्स पे आ गया ना वापस पार्टिकल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा 0, कोई वर्क डन ही नहीं किया, डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हमने पूरे मोशन में कोई पावर सप्लाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि हमने पावर नहीं दी, ध्यान से देखो हुआ क्या होगा, यहां से और यहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मतलब हमने इसको नेगेटिव पावर दी है, ग्रेविटी ने इससे एनर्जी निकाली है। उसके बाद यहां से यहां तक इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब ग्रेविटी ने इसको पॉजिटिव पावर दी है। तो हुआ क्या, यहां से यहां तक तो नेगेटिव पावर दी, यहां से यहां तक पॉजिटिव पावर दी, लेकिन जब पूरे मोशन की बात की तो नेट चेंज 0 हो गया। इस तरीके की कहानी है, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी भी टाइम t0 पे बात करूं कि हमने कितनी पावर सप्लाई की, वो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो पावर आएगी। देख लो कैसे निकालेंगे। अगर मैं किसी भी टाइम की बात करता तो किसी भी टाइम t पे होता क्या कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती, किसी भी टाइम t पे अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा f डॉट वी। f ध्यान से देखोगे तो ये है -mg/, और v देखोगे तो v के दो कंपोनेंट्स है, एक है v0 sin थीटा और एक है v0 cos थीटा। तो v किसी भी टाइम t पे है, ये है v0 cos थीटा i कैप प्लस v0 sin थीटा माइनस gt j कैप, यही कहानी है।
डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये इसका तो डॉट जीरो हो जाएगा, इसका डॉट जो होगा वो हो जाएगा माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये आपकी पावर आएगी किसी भी टाइम टी पे। ध्यान से देखो, इनिशियल पावर नेगेटिव है, फिर जैसे ही टी इक्वल्स टू हम इस इंस्टेंट के आगे बढ़ जाएंगे पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पावर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पावर एज ए टॉपिक बहुत ही टप्पा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास कहानी है नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर आपको डेफिनेशन पता है आप पावर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस मेहनत होगी, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, यहाँ पे मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पे काफी सिंपल सी कहानी है, सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और ऑफिशियली अब हमारा वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन दोनों ही चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चलो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं।